नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 चरणों में मतदान होगा। मणिपुर में 2 चरणों में तथा पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में 1 चरण में 14 फरवरी को मतदान होगा। 15 जनवरी तक ऑफलाइन राजनीतिक सभा की अनुमति नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ नगर निगम के महापौर चुनाव में शानदार सफलता हासिल की। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं तथा अन्य रोगों से ग्रस्त 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को कोविड रोधी बूस्टर डोज लगाने का काम कल से शुरू होगा। देश में अब तक 150 करोड़ 61 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सप्ताह के अंदर 2 करोड़ से अधिक किशोरों को पहली डोज लगाए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में नए प्रतिबंध लागू किए, सभी स्कूल और कॉलेज बंद रखने के निर्देश। पाकिस्तान में भारी हिमपात के बाद फंसे 22 पर्यटकों की मृत्यु। टेनिस में रामकुमार रामनाथन और रोहन बोपन्ना की जोड़ी एडिलेड इंटरनेशनल एटीपी टूर्नामेंट के डबल्स के फाइनल में और मेलबर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में राफेल नाडाल का मुकाबला अमेरिका के मैक्सिम क्रेसी से। समाचार प्रभात में मनोज के साथ मैं नवीन सक्सेना। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने का कीर्तिमान स्थापित कर इस दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है, परंतु कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण शुरू हो गया है। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों की घोषणा कर दी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने नई दिल्ली में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 चरणों में मतदान होगा। उन्होंने बताया कि पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में 1 चरण में 14 फरवरी को चुनाव कराया जाएगा। मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को 2 चरणों में मतदान होगा। इन सभी राज्यों में मतगणना 10 मार्च को होगी। श्री चंद्रा ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया 14 जनवरी को शुरू होगी। सभी मतदान केंद्रों पर कोविड से बचाव के व्यापक प्रबंध किए जाएंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 1 मतदान केंद्र ऐसा होगा जहां सभी कर्मचारी महिलाएं होंगी। All assured minimum facilities are available on all the polling stations, like drinking water, waiting area, electricity, ramps, toilets has been made available at all polling stations. All polling stations shall be necessarily located at ground floor for the accessibility point of view. They will be equipped with all COVID mitigation facilities like sanitizers, thermal scanners, masks, gloves, so that they are absolutely safe to our voters. श्री चंद्रा ने कहा कि 15 जनवरी तक रोड शो, पद यात्रा, साइकिल या बाइक रैली या और किसी जुलूस को अनुमति नहीं होगी। राजनीतिक दलों को ऑनलाइन चुनाव प्रचार करने की सलाह दी गई है। श्री सुशील चंद्रा ने बताया कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन पर 2 गुना समय दिया जाएगा। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ नगर निगम के महापौर चुनाव में शानदार सफलता हासिल की है। पार्टी की पार्षद सरबजीत कौर शहर की नई मेयर चुनी गई हैं। उन्होंने सीधे चुनाव में आम आदमी पार्टी के अंजू कटियाल को 1 वोट से हराया। भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ उप महापौर और उप महापौर के पद भी हासिल कर लिए हैं। भाजपा के दलीप शर्मा ने आम आदमी पार्टी की प्रेमलता को 2 वोटों से हराकर वरिष्ठ उप मेयर का पद प्राप्त किया। भारतीय जनता पार्टी के
अरुण गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के रामचंद्र यादव को पराजित कर उप मेयर का चुनाव जीता। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं तथा अन्य रोगों से ग्रस्त 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को कोविड रोधी बूस्टर डोज लगाने का काम कल से शुरू हो जाएगा। केंद्र ने इस बारे में जारी दिशा निर्देशों में बताया है कि बूस्टर डोज के लिए नए सिरे से पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन के 2 डोज लग चुके हैं, वो समय लेकर या सीधे कोविड टीकाकरण केंद्र जाकर ये एहतियाती डोज लगवा सकते हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 150 करोड़ 61 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक किशोरों को भी पहली डोज लग चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीकाकरण की गति बनाए रखने और एहतियाती उपायों का पालन करने का आग्रह किया है। उन्होंने एक सप्ताह के अंदर 2 करोड़ से अधिक किशोरों को पहली डोज लगाए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि इस आयु वर्ग के लिए टीकाकरण शुरू होने के मात्र एक सप्ताह में ही ये उपलब्धि हासिल की गई। इस बीच कल 1,41,986 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। उपचार के बाद स्वस्थ होने की दर इस समय 97.30% है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। राज्य के लगभग सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर बंद कर दिए गए हैं। अब राज्य में विवाह, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आयोजनों में अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों को अनुमति दी जाएगी। शॉपिंग मॉल और बाजार परिसरों में 50% लोग ही जा सकेंगे। सार्वजनिक परिवहन में वे ही लोग यात्रा कर सकेंगे जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हैं। राज्य में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। तेलंगाना में ओमिक्रॉन संक्रमण बढ़ने के कारण कल 2,606 लोगों में कोविड की पुष्टि हुई है। कल संक्रमण से 2 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही राज्य में कोविड और कोविड जैसे लक्षणों से मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,041 हो गई है। कोविड कार्यबल के अध्यक्ष एन.के. अरोड़ा ने किशोरों के टीकाकरण को उत्साहजनक बताया और वयस्कों के एहतियाती डोज के बारे में भी जानकारी दी। ये बहुत उत्साहवर्धक है कि कल तक 2 करोड़ 30 लाख बच्चों को 15 से 17 साल की उम्र के बीच के उनको टीके लग चुके हैं और मेरी सब माता पिता से विनती रहेगी कि इसी उत्साह को बनाए रखें। यहाँ तक बड़ों में जो प्रिकॉशनरी डोज है वो कल सोमवार से प्रारंभ हो रही है। इसमें मुख्यतः 2 श्रेणियां हैं। पहली चिकित्सा कर्मी और जो बाकी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और जिनको 9 महीने हो गए हैं दूसरी डोज मिले हुए, वो कल से अपनी प्रिकॉशनरी डोज लगवा सकते हैं। दुबई एक्सपो 2020 के भारत मंडप में देश में 150 करोड़ कोविड टीकाकरण की ऐतिहासिक उपलब्धि प्रदर्शित की गई है। कल इंडिया पैविलियन के मुख्य स्थल पर यह आंकड़ा दर्शाया गया। भारत मंडप इस विश्व प्रदर्शनी में मुख्य आकर्षण का केंद्र है। अब तक 5 लाख से अधिक लोग यहां आ चुके हैं। 5 मंजिले इस लगातार गतिशील पैविलियन में भारत के अतीत की गाथाएं और भविष्य की योजनाएं प्रदर्शित की गई हैं। मीडिया के एक वर्ग में कुछ ऐसी खबरें आई हैं कि लॉकडाउन की आशंका को लेकर मजदूर पलायन कर रहे हैं। ये खबरें पूरी तरह भ्रामक, झूठी और निराधार हैं। देश के किसी भी हिस्से में कोई लॉकडाउन नहीं है। संभागीय रेलवे प्रबंधक मुंबई ने लोगों से कहा है कि इस तरह की खबरों से गुमराह न हो। ऐसी खबरें पूरी तरह बेबुनियाद हैं। उन्होंने रेलवे स्टेशन के फोटो भी जारी किए जहां कोई भीड़-भाड़ नहीं है। आकाशवाणी सबसे अपील करती है कि जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम इस तरह की अफवाहों से किसी को गुमराह न होने दें। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे कोरोना जागरूकता श्रृंखला के तहत हिंदी और अंग्रेजी में लाइव फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर अंजन त्रिखा श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञ से टेलीफोन नंबर 011-2342-1230 और 011-2342-1764 पर प्रश्न पूछ सकते हैं।
ये कार्यक्रम FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गुगली पे गुगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अधिक जानकारी के लिए 14440 पर मिस्ड कॉल दें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। खुजली झटपट दूर करे जालिम लोशन। वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 चरणों में मतदान होगा। मणिपुर में 2 चरणों में तथा पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में 1 चरण में 14 फरवरी को मतदान होगा। 15 जनवरी तक ऑफलाइन राजनीतिक सभा की अनुमति नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ नगर निगम के महापौर चुनाव में शानदार सफलता हासिल की। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं तथा अन्य रोगों से ग्रस्त 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को कोविड रोधी बूस्टर डोज लगाने का काम कल से शुरू होगा। देश में अब तक 150 करोड़ 61 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 सप्ताह के अंदर 2 करोड़ से अधिक किशोरों को पहली डोज लगाए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में नए प्रतिबंध लागू किए। सभी स्कूल और कॉलेज बंद रखने के निर्देश। पाकिस्तान में भारी हिमपात के बाद फंसे 22 पर्यटकों की मृत्यु। टेनिस में रामकुमार रामनाथन और रोहन बोपन्ना की जोड़ी एडिलेड इंटरनेशनल एटीपी टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में, और मेलबर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में राफेल नाडाल का मुकाबला अमेरिका के मैक्सिम क्रेसी से। श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती आज मनाई जा रही है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि को उनका जन्म पटना साहिब में हुआ था। सिख समुदाय के लोग इस पावन अवसर को प्रकाश पर्व के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर गुरुद्वारों में अरदास, शबद और कीर्तन के विशेष आयोजन किए गए हैं। कोविड एहतियाती नियमों का भी कड़ाई से पालन किया जा रहा है। टेनिस में रामकुमार रामनाथन और रोहन बोपन्ना की जोड़ी एडिलेड इंटरनेशनल एटीपी टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में बोस्निया के टोमिस्लाव ब्रेकिक और मैक्सिको के सेंटियागो गोंजालेस की जोड़ी को 6-2, 6-4 से पराजित किया। आज फाइनल में उनका मुकाबला क्रोएशिया के इवान डोडिग और ब्राजील के मार्सेलो मेलो से होगा। वहीं मेलबर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में राफेल नाडाल का मुकाबला अमेरिका के मैक्सिम क्रेसी से होगा। क्रेसी पहली बार किसी एटीपी फाइनल में पहुंचे हैं। नाडाल ने सेमीफाइनल में फिनलैंड के एमिल रूसवारी को 6-4, 7-5 से हराया। प्रतियोगिता के महिला सिंगल्स फाइनल में सिमोना हालेप का मुकाबला वेरोनिका कुदरमेतोवा से होगा। हालेप ने कल सेमीफाइनल में चीन की झेंग क्विनवेन को 6-3, 6-2 से मात दी। पुरुष डबल्स फाइनल में आज पाकिस्तान के अजमुल हक कुरैशी और यूक्रेन के अलेक्सांद्र नेदोसियोव का सामना वेस्ले कोलहाफ और नील स्कूपिस्की की जोड़ी से होगा। पाकिस्तान में पंजाब सूबे के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मर्री में भारी हिमपात के बाद फंसे 22 पर्यटकों की अपनी गाड़ियों में भीषण ठंड से मौत हो गई।
रात भर हुई भारी बर्फबारी के बाद मर्री में सभी रास्तों पर यातायात अवरुद्ध हो गया था और वाहन फंस गए थे। सरकार ने मर्री को आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में ऊपरी इलाकों में रुक रुक कर हिमपात होने से अधिकांश स्थानों पर भीषण शीतलहर जारी है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि शिमला शहर में कल मौसम की पहली बर्फबारी हुई। पर्यटन स्थल कुफरी और नारकंडा में भी भारी बर्फबारी हुई है। इस बीच राज्य के मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान ऊंची और मध्यम पहाड़ियों में बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में मध्यम बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने अगले 24 घंटे में देश के विभिन्न भागों में मौसम के पूर्वानुमान के बारे में जानकारी दी। लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल स्नोफॉल अगले 24 आवर्स तक नॉर्थ वेस्ट हिमालयन रीजन जैसे जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में अधिकांश जगह पर हो सकता है और इसके साथ साथ आइसोलेटेड प्लेसेस में लाइट टू मॉडरेट रेन पंजाब, हरियाणा में हो सकता है। अभी वेदर राजस्थान एरिया में इम्प्रूवमेंट होगा मगर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और एरिया ओडिशा में बारिश आज और कल होने का उम्मीद है। अब एक नजर आज के मौसम पर। राजधानी दिल्ली और मुंबई में बादल छाए रहेंगे। दिल्ली में कल देर रात से हल्की बूंदाबांदी हो रही है। मुंबई में भी हल्की बारिश का अनुमान है। श्रीनगर और जम्मू में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। गिलगित और मुजफ्फराबाद में भी बादल घिरे रहने का अनुमान है। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, इम्फाल, गंगटोक, अगरतला और आइजोल में सवेरे धुंध छाई रही लेकिन बाद में आसमान साफ रहेगा। कोहिमा और ईटानगर में आसमान आमतौर पर साफ रहेगा। आज प्रवासी भारतीय दिवस है। आज ही के दिन 1915 में महान भारतीय प्रवासी महात्मा गांधी भारत लौटे थे। भारत को दुनिया भर में रह रहे लगभग 3 करोड़ से अधिक भारतवंशियों पर गर्व है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेष वर्षांत श्रृंखला के अंतर्गत वर्ष 2021 की प्रमुख उपलब्धियों की झलकियां प्रस्तुत कर रहा है। आज हम इस कड़ी में उत्तर पूर्व क्षेत्र में हुए विकास की चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्ट ईस्ट पहल के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। श्री मोदी ने इस महीने के शुरू में मणिपुर में कई परियोजनाओं की शुरुआत करते हुए कहा था कि देश के विकास में पूर्वोत्तर क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। नॉर्थ ईस्ट भारत के विकास का प्रमुख स्रोत बनेगा। आज जब हम देख रहे हैं कि मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट भारत के भविष्य में नए रंग भर रहा है, यहां एक साथ इतनी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। विकास की ये अलग अलग मणियां हैं जिनकी माला मणिपुर के लोगों का जीवन आसान बनाएगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि अब तक इस स्कीम के तहत पूर्वोत्तर राज्यों में 110 परियोजनाएं मंजूर की जा चुकी हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र बहुत ही तेजी से राष्ट्रीय विकास का प्रवेश द्वार बनता जा रहा है। आवश्यक बुनियादी ढांचे में सुधार और बाजार को जोड़ने के साथ उत्तर पूर्वी क्षेत्र दक्षिण पूर्व एशिया के लिए व्यापार का एक केंद्र बन सकता है। इसके लिए देश के भीतर और अन्य राज्यों के साथ आवागमन में सुधार के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किए जा रहे हैं। यह क्षेत्र स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है। इन अष्टलक्ष्मी राज्यों के पास कृषि, बागवानी, जैविक खेती, वस्त्र और पर्यटन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में वैश्विक केंद्र बनने की क्षमता है। पिछले 7 वर्षों में पूर्वोत्तर क्षेत्र ने सड़क, रेल, वायुमार्ग और इंटरनेट में लगातार प्रगति देखी है। हर कदम पर आवश्यक समर्थन के साथ साथ वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोग सशक्त हो रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से सुपर्णा सैकिया। आकाशवाणी समाचार कल अपनी विशेष प्रस्तुति धरोहर प्रसारित करेगा, जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन के उन भाषणों, नारों और कविताओं से नई पीढ़ी को परिचित कराया जाता है जिन्होंने आजादी के दीवानों में उत्साह का संचार किया था। ये प्रस्तुति शाम 4:45 पर परिक्रमा कार्यक्रम में प्रसारित की जाएगी। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास,
तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार प्रसारित कर रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर हर सोमवार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक आप तक पहुंचा रहा है। जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में सफल सत्याग्रह के बाद भारत लौटे। स्वदेश लौटने पर बंबई के लोगों ने व्यवसायी जहांगीर पेटेट के आलिशान भवन में भव्य स्वागत समारोह में बापू का स्वागत किया। दक्षिण अफ्रीका में इतर संवैधानिक आंदोलन का नेतृत्व करने और कानूनों की अवहेलना के बावजूद गांधी जी को भारत में ब्रिटिश सरकार से भी स्वागत मिला। इसका कारण था कि जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने संघर्ष किया वो जितना राजनीतिक था उतना ही मानवीय भी था। Mr. Gandhi, have you refused to wear European clothes? No, I haven't refused. I simply wanted to dress the way my comrades in prison dress. Mr. Gandhi, now that you're back in India, what are you going to do? I don't know. गांधी जी का सम्मान करने में ब्रिटिश सरकार भी भारतीयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शामिल हो गई। उन्हें 1915 की ब्रिटेन नरेश जन्मदिन सम्मान सूची में कैसर-ए-हिंद गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। गांधी जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए समुचित समय लिया। अपने राजनीतिक परामर्शदाता गोपाल कृष्ण गोखले के मार्गदर्शन में गांधी ने 1 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में भारतीय स्थितियों को समझा और 1 वर्ष के लिए जनता के प्रश्नों पर अपने विचार व्यक्त नहीं किए। एक वर्ष की इस अवधि में गांधी जी ने स्वयं को व्यक्तिगत और सामाजिक सुधारों तक सीमित रखा। उनका ये संयम जहां आंशिक रूप से स्वयं पर लागू मौन के कारण था, वहीं आंशिक रूप से इस तथ्य के कारण कि वे अभी तक भारत की स्थितियों का अध्ययन कर रहे थे। 1 वर्ष पूरा होने के बाद गांधी जी ने अपने आप को पूरी तरह देश की आजादी के लक्ष्य के प्रति समर्पित कर दिया। आज हम कृषक दीनबंधु सर छोटू राम को भी याद कर रहे हैं, जिनका निधन 9 जनवरी 1945 को हुआ था। उन्होंने ब्रिटिश भारत काल में किसानों की पीड़ा और यातना को अभिव्यक्ति देने का प्रयास किया। छोटू राम उस क्षेत्र के एक ऋणग्रस्त परिवार से थे जो अब हरियाणा में पड़ता है। ये क्षेत्र अक्सर सूखे और बाढ़ से त्रस्त रहता, जिससे किसानों को विवश होकर उधार देने वालों पर निर्भर रहना पड़ता था। सर छज्जू राम के संरक्षण में छोटू राम ने आगरा से कानून में डिग्री पाठ्यक्रम पूरा किया। 1916 में वो कांग्रेस में शामिल हो गए और 1920 तक रोहतक जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष रहे। 1923 में उन्होंने फजले हुसैन और सर सिकंदर हयात खान के साथ मिलकर यूनियनिस्ट पार्टी बनाई। इस पार्टी ने 1936 में पंजाब में आम चुनाव जीता तथा कांग्रेस और अकाली दल के साथ गठबंधन सरकार बनाई। छोटू राम राजस्व मंत्री बनाए गए। गढ़ी गांव के सर छोटू तने पूजा दुनिया सारी, मेहनत करके तने लाडले बचा रही जमींदारी। विभाजन से पहले पंजाब विधान परिषद के मंत्री के रूप में उनकी पहली प्रमुख उपलब्धि थी पंजाब भू राजस्व संशोधन अधिनियम 1929 पारित होना, जो आज तक ऐतिहासिक सामाजिक विधान बना हुआ है।
पंजाब लेखा विनियमन अधिनियम 1930 से लेकर अनेक उपायों के जरिए महाजन और साहूकारों द्वारा किसानों के शोषण का अंत हुआ। पंजाब कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम 1939 में बनाया गया, जिसके तहत अधिसूचित क्षेत्रों में बाजार समितियों के गठन का प्रावधान था। इनसे किसानों को शोषण से मुक्ति दिलाने में मदद मिली। होल्डिंग एकीकरण अधिनियम 1936 पारित होने के बाद भूमि होल्डिंग का एकीकरण किया गया। इस अधिनियम को 1945 में संशोधित किया गया। छोटू राम ने न केवल इन कानूनों को पारित करवाया, बल्कि इन्हें लागू किया जाना भी सुनिश्चित किया। कृषि के उत्थान में असाधारण योगदान के लिए किसानों ने छोटू राम को दीनबंधु और रहबरे आजम की उपाधि से नवाजा। ब्रिटिश सरकार ने भी उन्हें 1937 में सर की उपाधि प्रदान की। इस राष्ट्रवादी और किसान हितैषी महान नेता को हमारा नमन। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला की ये कड़ी अब यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव क्विज @prasarbharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। और मनोज, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीख के ऐलान की खबर को नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है 5 राज्य 7 चरण चुनावी बिगुल बजा। 10 फरवरी को यूपी से शुरुआत, नतीजे 20 मार्च को। दैनिक भास्कर का शीर्षक है संक्रांति से सियासी लहर। वहीं जनसत्ता ने सुर्खी दी है कोरोना के साये में चुनाव का ऐलान। पंजाब केसरी की खबर है जो लोग मतदान केंद्र पर नहीं जा सकते, चुनाव आयोग पहुंचेगा उनके घर। कोरोना के बढ़ते मामलों को भी समाचार पत्रों ने अपनी सुर्खी बनाया है। लोक सत्य के शब्द हैं 24 घंटे में 1 लाख से अधिक कोरोना के केस मिले। दैनिक भास्कर ने एक शोध के हवाले से लिखा है ज्यादा देर तक सोने वाले किशोर साल भर में 3 किलो चीनी अतिरिक्त खाते हैं, इससे डायबिटीज का जोखिम। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 चरणों में मतदान होगा। मणिपुर में 2 चरणों में तथा पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में 1 चरण में 14 फरवरी को मतदान होगा। 15 जनवरी तक ऑफलाइन राजनीतिक सभा की अनुमति नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ नगर निगम के महापौर चुनाव में शानदार सफलता हासिल की। देश में अब तक 150 करोड़ 61 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 सप्ताह के अंदर 2 करोड़ से अधिक किशोरों को पहली डोज लगाए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।